ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग को नया चैप्टर स्टार्ट करना है थर्मोडायनामिक्स। ठीक, सो नाम से ही थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। थर्मो मीन्स क्या है? थर्मल। थर्मो जो है थर्मल वर्ड से बना हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है? हीट। ठीक है, और डायनामिक्स मतलब समथिंग इज इन मोशन। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? थर्मोडायनामिक्स में जो हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है उसके बारे में जनरली हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कि कौन कौन से फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होते हैं और किस तरीके से हीट ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, तो जनरली हीट ट्रांसफ़र के बारे में पूरा पढ़ेंगे हम लोग इसमें। इसके बहुत सारे टर्म्स है। थर्मोडायनामिक्स का मेन जो पार्ट है, जो कंसेप्ट है, उसको पढ़ने से पहले जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं हम लोग वो पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम इसके जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो उसमें आएंगे। ठीक है, सो पहले हम लोग पढ़ते हैं कि हम जब थर्मोडायनामिक्स की बात करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर किसी चीज़ को स्टडी करते हैं। ठीक है, किसी सिस्टम को स्टडी करते हैं। तो सिस्टम क्या होता है जिसके बारे में हम स्टडी करें? सपोज़ मैं एक चाय की कप के बारे में स्टडी कर रही हूँ, किस तरीके से उसमें हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, वो चाय की कप क्या हो जाएगा? हमारा सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, तो सिस्टम वो होता है जिसके बारे में हम क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, जिस चीज़ के बारे में हम स्टडी करते हैं दैट इज़ अ सिस्टम। तो लिख लो सिस्टम का डेफिनेशन। portion of universe selected for experiments or theoretical investigation is called system. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री में बात कर रहे हैं, तो केमिस्ट्री में जनरली हम बात करेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो जो केमिकल रिएक्शन जिस हम वेसल में परफॉर्म कर रहे हैं वो हमारा क्या होगा? सिस्टम होगा। ठीक है, जैसे कि कुछ जो सिस्टम होते हैं दे आर होमोजीनियस सिस्टम और कुछ होते हैं हेट्रोजीनियस सिस्टम। जब हम होमोजीनियस सिस्टम की बात करते हैं ना, सो होमोजीनियस सिस्टम में जितने भी हमारे केमिकल्स हैं दे ऑल आर इन सेम फेज। वो क्या रहेंगे? या तो सारे लिक्विड फेज में रहेंगे, चाहे सारे गैशियस फेज में हो, तो उस टाइप का रहता है। ठीक है, तो सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है होमोजीनियस और दूसरा क्या होता है? हेट्रोजीनियस। ठीक, सो होमोजीनियस में क्या होगा? इसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं दे आर इन सेम फेज। ठीक है, सो ऑल कंपोनेंट्स आर इन सेम फेज। जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सेम फेज में होंगे। जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर NO2 बनाता है। यहाँ पर NO जो है वो भी गैशियस स्टेट में, ऑक्सीजन भी गैशियस स्टेट में, और जो बन रहा है प्रोडक्ट फाइनली वो भी क्या है? गैशियस। सो जितने भी कंपोनेंट्स हैं दे आर इन गैशियस फेज। तो ये क्या होगा? होमोजीनियस सिस्टम होगा। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं। ठीक, और हेट्रोजीनियस में क्या होगा? जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग फेज में होंगे, कुछ गैशियस होंगे, कुछ लिक्विड होंगे, कुछ सॉलिड होंगे। ठीक है, सो इसमें क्या होगा? ऑल कंपोनेंट्स आर नॉट इन सेम फेज। इधर भी तो 4 है ना, इधर भी तो 4 है। इसका एग्जाम्पल है जैसे H2 जो है हाइड्रोजन गैस, I2 आयोडीन जो है इट इज़ इन सॉलिड फॉर्म, और ये मिलके 2HI बनाते हैं विच इज़ इन गैशियस फॉर्म। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस सिस्टम। ठीक है,
नेक्स्ट सिस्टम के बाद आता है सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब जो सिस्टम है, सिस्टम के चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है, जो उसको क्या करता है, उस सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है, दैट इज सराउंडिंग। ठीक, जैसे कि अगर कोई गर्म पानी का एक बीकर है, ठीक है, मैं इसको स्टडी कर रही हूँ कि भाई इसमें हीट ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है, कितनी देर में जो है, सपोज मैंने 100 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी को रखा हुआ है, तो कितनी देर में 100 डिग्री जो सेंटीग्रेड का वाटर है वो 50 डिग्री में चेंज हो जाएगा, मैं वो स्टडी कर रही हूँ सपोज, है ना। तो ये जो बीकर है वो मेरा क्या हो जाएगा, सिस्टम। उसके आसपास की जो जगह है वो क्या हो जाएगी, मेरी सराउंडिंग हो जाएगी। तो दिस इज क्या हो जाएगा, वो ये सराउंडिंग। तो लिख लो सराउंडिंग का डेफिनेशन क्या होता है, पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन द सिस्टम, पार्ट ऑफ सिस्टम, सॉरी क्या, पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन सिस्टम, पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन सिस्टम which can have a direct influence on the system is called its surrounding. उसके बाद आता है बाउंड्री। बाउंड्री मतलब जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करे, दैट इज कॉल्ड बाउंड्री। यहाँ पर बाउंड्री क्या होगी, जो बीकर की जो लाइनिंग है, जो है ना, वो क्या हो जाएगा, बाउंड्री। सो बाउंड्री क्या होता है, इट इज़ अ लाइन विच सेपरेट द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग। नाउ दिस बाउंड्री कैन बी इमेजिनरी और कैन बी रियल। यहाँ पर जो बाउंड्री है इट इज़ रियल वन, ठीक है, इमेजिनरी भी हो सकती है बाउंड्री, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई एक कंटेनर है और इसमें बहुत गैसियस स्टेट, कुछ गैस भरा हुआ, ठीक है, और मैं सिर्फ इतना ही जो पार्ट है उस पूरे बीकर का या उस कंटेनर का सिर्फ इतना ही पार्ट में स्टडी करना चाहती हूँ, पर यहाँ कोई बाउंड्री नहीं है, मैंने अपने हिसाब से बता रही कि मेरे को सिर्फ इतना ही स्टडी करना है, ठीक है, कि इस पार्ट में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स नहीं है, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं उस गैस के, मुझे सिर्फ इतने ही पार्ट की स्टडी करनी है। तो मैं क्या मानूंगी कि दिस इज माय सिस्टम और उसके चारों तरफ क्या है, वो सराउंडिंग है, पर यहाँ कोई बाउंड्री नहीं है, वो मैंने इमेजिनरी बना के रखी है, ठीक है। सो बाउंड्री कैन बी रियल और कैन बी इमेजिनरी। तो बाउंड्री लिख लो, बाउंड्री क्या होते हैं, द रियल और इमेजिनरी लाइन ऑफ सेपरेशन, the real or imaginary line of separation between system and surrounding the real or imaginary lines of separation between system and surrounding is known as boundary. इस केस में जो बीकर का क्या है, जो बीकर का जो बीकर की जो ये वेसल का जो ये किनारा है, दैट विल बी द बाउंड्री बिटवीन दी सराउंडिंग एंड दी सिस्टम। अब ये जो वॉल है ना, ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ होते हैं थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स, कुछ होते हैं एडियाबैटिक वॉल्स। तो थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स क्या होते हैं, जैसे कि कोई आयरन वेसल है या फिर कोई कॉपर वेसल है, कॉपर वेसल में आपने पानी डाल दिया, गर्म पानी, तो वो क्या होगा, वहाँ से हीट ट्रांसफ़र हो सकता है कि नहीं, थोड़ी देर बाद पानी ठंडा हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि वहाँ से हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। तो दैट वॉल इज़ कॉल्ड थर्मली कंडक्टिंग वॉल, जहाँ से क्या हो सके, हीट का ट्रांसफ़र हो सके। कुछ वॉल जो होते हैं वो एडियाबैटिक वॉल होते हैं, ठीक है, ये शायद आप लोग पढ़े क्या, फिज़िक्स में पढ़े हैं थर्मोडायनेमिक्स, अभी आप लोग फिज़िक्स में ही पढ़ेंगे ना, आएगा ना, तो आप लोग उसमें बहुत ज़्यादा एडियाबैटिक प्रोसेस और ये सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एडियाबैटिक मतलब वहाँ पर हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक वॉल। तो दो टाइप के वॉल हो सकते हैं, एक एडियाबैटिक वॉल हो सकता है और क्या हो सकता है, एक थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स। तो थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स में क्या होगा, हीट का ट्रांसफ़र होगा, जबकि एडियाबैटिक वॉल्स में हीट ट्रांसफ़र बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। सो ये दो टाइप के वॉल हैं।
आगे हम लोग जाके थोड़ा बहुत एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में भी पढ़ेंगे, बट ज़्यादा नहीं है। एडियाबैटिक प्रोसेस आपका फिजिक्स में बहुत ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सो दो टाइप के बाउंड्रीज हो सकती हैं, या तो एडियाबैटिक हो सकती है या फिर थर्मली कंडक्टिंग हो सकती है, ठीक है। जो जितने भी मेटल के वेसल्स हैं वो सब क्या होंगे, थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स होंगे, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं कितने टाइप के सिस्टम होते हैं ना। हमने देखा कि सिस्टम क्या होता है, जो हम एरिया ऑफ जो कंसर्न है दैट इज़ अवर सिस्टम। अब ये सिस्टम भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। कुछ सिस्टम होते हैं ओपन सिस्टम, कुछ होते हैं क्लोज सिस्टम और कुछ होते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। ओपन सिस्टम मीन्स जैसे कि ये एक ओपन सिस्टम है ना, लिड खुली हुई है, ठीक। ओपन सिस्टम में क्या होता है, मास का भी ट्रांसफ़र होता है और एनर्जी की भी ट्रांसफ़र हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर गरम गरम पानी है तो वो क्या हो जाएगा, या गरम गरम चाय है तो इस तरीके से उससे वेपर्स उठेंगे, है ना, वेपर्स उठेंगे और मास भी ट्रांसफ़र होगा वहाँ से और हीट ट्रांसफ़र भी होगा, ठीक है। पर जो क्लोज्ड कंटेनर है, जैसे इसी में मैंने लिड लगा दी एक, इस तरीके से यहाँ पर लिड लगा दी है ना, तो लिड लगाने से क्या हो गया, हीट ट्रांसफ़र तो होगा ही क्योंकि दिस इज़ द कंडक्टिंग वॉल, ठीक है। तो हीट ट्रांसफ़र तो होगा ही पर मास ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा हमारा क्लोज सिस्टम। फिर एक आता है आइसोलेटेड सिस्टम, जो आपका थर्मस फ्लास्क है या जो आप आजकल एक बॉटल यूज़ करते हैं ना, जो मिल्टन की आती है, जैसे पानी गर्म ही रहता है, क्या बोलते हैं उसको, थर्मल बॉटल जो आते हैं आपके, है ना, वो एक आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल है। न ही उसमें हीट ट्रांसफ़र होता है और न ही मास ट्रांसफ़र होता है ना, पानी गर्म का गर्म ही रहता है थर्मस फ्लास्क में, और ना ही जितना आपने चाय डाली उतनी ही रहती है, ख़त्म तो नहीं होती, है ना। सो मास ट्रांसफ़र भी नहीं होता और हीट ट्रांसफ़र भी नहीं होता, तो वो क्या हो जाता है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। सो लिखो टाइप्स ऑफ सिस्टम, ठीक है, टाइप्स ऑफ सिस्टम। इसका डेफिनेशन आप बुक से लिख लेंगे, मैं सीधा बता रही हूँ। ओपन लिख लो, फर्स्ट इज ओपन सिस्टम, सेकेंड इज क्लोज सिस्टम। बुक में बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, डायग्राम के साथ दिया हुआ है, वो आप लोग बना लेंगे। क्लोज सिस्टम और थर्ड क्या बोला मैंने, आइसोलेटेड सिस्टम। समझ में आ गया ना। ओपन सिस्टम जैसे कि इस तरीके से है, तो यहाँ पर से क्या होगा, मास ट्रांसफ़र भी होगा, है ना, और इधर से हीट ट्रांसफ़र भी हो सकता है, तो दिस विल बी आवर ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम में इस तरीके से लीड लगी होगी यहाँ पर, तो जिससे क्या होगा, हीट ट्रांसफ़र तो होगा, है ना, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच क्या होगा, हीट का एक्सचेंज होगा, है ना। अगर बाहर का एटमॉस्फेयर ज़्यादा गर्म है और ये पानी ठंडा है तो वहाँ पर हीट ट्रांसफ़र होगा, कहाँ से, सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ हीट ट्रांसफ़र होगा। बट अगर यहाँ का पानी गर्म है और बाहर का एनवायरनमेंट ठंडा है तो हीट का ट्रांसफ़र कहाँ होगा, फ्रॉम दी सिस्टम टू दी सराउंडिंग, है ना, तो हीट ट्रांसफ़र होगा, तो दिस विल बी द क्लोज सिस्टम। आइसोलेटेड जैसे थर्मस फ्लास्क होता है, ना ही वहाँ पर, है ना, उसमें ऐसे इंसुलेटर की भी एक परत होती है ना जो उसको इंसुलेट करता है, तो ना ही वहाँ पर मास ट्रांसफ़र होता है ना ही हीट ट्रांसफ़र होगा, तो दैट विल बी योर आइसोलेटेड सिस्टम। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, देखो मैक्रो और माइक्रो दो टाइप के हो सकते हैं ना। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम जिस चीज़ को आप देख सकते हो ना, बड़े बड़े एटम्स, मॉलिक्यूल, ऐसी चीज़ों के बारे में हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं जिसको आप देख सकते हो, है ना। माइक्रोस्कोपिक जनरली एटम्स, मॉलिक्यूल जिसको हम देख नहीं सकते, है ना, दैट इज़ योर माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक मतलब इस थर्मोडायनेमिक्स में हम उस सिस्टम्स के बारे में ही बात करेंगे जिसको हम देख सकते हैं। गैस को आप देख नहीं सकते पर गैशियस भी एक मैक्रोस्कोपिक ही होगा, ठीक है। सो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे कि हीट ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है उसके बारे में मैक्रोस्कोपिक सिस्टम में। तो लिखो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या होता है। इन थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम विच इज़ मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल स्पीशीज़, सिस्टम विच इज़, थर्मोडायनेमिक्स के बाद कॉमा लगाना, ठीक है, इन थर्मोडायनेमिक्स के बाद कॉमा, सिस्टम विच इज़ मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ, system which is made up of large number of chemical species
is called macroscopic system. जैसे ये बीकर में अगर गर्म पानी रखा हुआ है तो इट इज़ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, क्योंकि आप बीकर को भी देख सकते हैं, पानी को भी देख सकते हैं, ठीक है। सो इट इज़ मैक्रोस्कोपिक। अब किसी भी सिस्टम की दो टाइप, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसका मास क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है, उसका प्रेशर क्या है ना, उसकी डेंसिटी क्या है। अगर सपोज इसमें वाटर रखा है तो वाटर की डेंसिटी अलग होती है ना, गोल्ड की डेंसिटी अलग होती है, सिल्वर है, सिल्वर की डेंसिटी अलग होती है, जो कि फिक्स्ड है, ठीक है। सो मैक्रोस्कोपिक जितने भी सिस्टम है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ को हम दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, कुछ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। सो अब ये इंटेंसिव एक्सटेंसिव क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंटेंसिव एक्सटेंसिव, क्योंकि इसका क्वेश्चन सिर्फ एग्जाम्स में ही नहीं आता, 11th के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इंटेंसिव और एक्सटेंसिव से क्वेश्चन आते हैं, और बड़े अजीब अजीब से क्वेश्चन आते हैं कि वो कन्फ्यूज़ कर देते हैं, ठीक है। सो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो अमाउंट ऑफ मैटर पे या मैटर के मास पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, विच डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द मैटर। ठीक है। सो हेडिंग तो डालिए ना, लिख लीजिए, हेडिंग डालो। इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में डेफिनेशन लिखो। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में डेफिनेशन लिखो, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम which do not depend on the quantity or size of the matter, quantity or size of the matter present for example temperature, pressure, density, surface tension, viscosity, विस्कोसिटी पढ़ी है, विस्कोसिटी अभी पढ़ेंगे शायद फिज़िक्स में, बर्नौलीज प्रिंसिपल वगैरह जब पढ़ेंगे ना फिज़िक्स में, तब विस्कोसिटी भी पढ़ेंगे आप लोग, ठीक। क्या क्या लिखे आपने प्रॉपर्टीज़, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, विस्कोसिटी, ठीक है। देखो ये सारी चीज़ें ना कितना मैटर है उस पर डिपेंड नहीं करती। जैसे अभी रूम टेम्परेचर में मैं कोई वाटर लेती हूँ, चाहे मैं 1 लीटर वाटर लूँ, चाहे मैं 2 लीटर वाटर लूँ, सबका टेम्परेचर एक ही रहेगा, है ना। तो जो टेम्परेचर है वो डिपेंड नहीं करता। वैसे ही प्रेशर, ठीक है, प्रेशर अगर किसी लिक्विड जो प्रेशर डाल रहा है वो उतना ही डालता है, उसका प्रेशर फिक्स है, ठीक है। सरफेस टेंशन की बात हो गई तो हर एक लिक्विड का अपना खुद का एक सरफेस टेंशन होता है, ठीक है। विस्कोसिटी भी वैसी, हर एक लिक्विड की अलग विस्कोसिटी होती है। विस्कोसिटी मतलब वो कितने अच्छे से फ्लो हो सकता है, ठीक है, वो उसकी विस्कोसिटी होती है। जैसे शहद, हनी, उसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वो जल्दी से फ्लो नहीं होता, है ना। तो इस तरीके से हर एक की विस्कोसिटी फिक्स होती है, आप कितना भी उसका अमाउंट लो। तो विस्कोसिटी भी जो है इट इज़ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, जो साइज ऑफ मैटर पे डिपेंड करेगी। तो आप एक एग्जाम्पल बता सकते हैं ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी जो मैटर के साइज पे डिपेंड करती है, वॉल्यूम, मास, है ना। वॉल्यूम और मास जो है दोनों ही डिपेंड करती है कि आपने कितना अमाउंट ऑफ वाटर लिया है, उस हिसाब से उसकी वॉल्यूम भी चेंज होगी, उसका मास भी चेंज हो जाएगा, है ना।
सो वॉल्यूम हो गया, मास हो गया, उसके बाद हीट होता है, ये सब क्या होती है, आगे जाके हम लोग इंटरनल एनर्जी पढ़ेंगे, एंथैल्पी पढ़ेंगे, एंट्रोपी पढ़ेंगे, दिस ऑल आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो डेफिनेशन लिखो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम which properties of the system which do not depend on the quantity or size of matter। सेम वही डेफिनेशन है बट अच्छा विच डज नॉट लिख दिया गया, उसको काट दो, डू नॉट को काट दो, डू नॉट लिखे उसको काट दो, विच डिपेंड ऑन है ना, दोज प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम विच डिपेंड ऑन क्वांटिटी और साइज ऑफ मैटर प्रेजेंट आर नोन एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। डू नॉट को काट देना, ठीक है। So those properties of the system which depend on the quantity of matter या size of the matter are called extensive properties। Example क्या क्या है, mass, volume, energy, internal energy, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सब के बारे में आगे हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारे टर्म्स, शायद एंट्रोपी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा न्यू है, एंथैल्पी तो फिर भी से हमने चैप्टर 2-3 में डिस्कशन किया था, है ना। हीट कैपेसिटी, तो और मोलर वॉल्यूम, जितनी भी मोलर प्रॉपर्टीज होती है ना, क्योंकि जब हम मोलर प्रॉपर्टीज बोलते हैं तो एक मोल के बारे में, सॉरी मोलर प्रॉपर्टीज आर एग्जाम्पल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। लिख लो, मोलर वॉल्यूम को आप लिखो ऊपर, मोलर वॉल्यूम को इंटेंसिव में लिखो, मोलर वॉल्यूम को इंटेंसिव में। तो जितनी भी मोलर प्रॉपर्टीज होंगी दे ऑल आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखो स्टेट ऑफ द सिस्टम, स्टेट ऑफ द सिस्टम, स्टेट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का स्टेट, जैसे आप लोग क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट में बोलते हैं ना, अरे यार कंडीशन क्या है, इंडिया की कंडीशन क्या है। तो आप अगर कोई पूछता है कि भाई इंडिया खेल रही है, इंडिया की कंडीशन क्या है, तो आप क्या बताते हो, कितने विकेट हुए हैं, कितने ओवर हुए हैं, कितना रन बना है, दीज आर द प्रॉपर्टीज़। वैसे ही किसी सिस्टम की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। उसके अगर कोई सिस्टम है, सिस्टम की कंडीशन को हमको डिफाइन करना है कि भाई सिस्टम का भी ये कंडीशन है, तो उसके भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं। जैसे क्रिकेट के पैरामीटर्स है, कितना विकेट, कौन खेल रहा है ना। वैसे ही इस सिस्टम के भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं। लाइक अभी जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर क्या है, उसका प्रेशर क्या है ना, और क्या उसका वॉल्यूम क्या है, ये सब उसके पैरामीटर्स हैं जो उसकी कंडीशन को बताते हैं सिस्टम की। तो जो पैरामीटर सिस्टम की कंडीशन को बताते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेट ऑफ द सिस्टम। कि भाई सिस्टम का भी इस स्टेट पे है सिस्टम, कि अभी इतने मोल्स जो हैं रिएक्टेंट के आपस में रिएक्ट किए हैं और इतना मोल क्या बनाए हैं, प्रोडक्ट बनाए हैं। तो ये सब क्या होंगे, स्टेट ऑफ द सिस्टम। सो डेफिनेशन लिखो, द कंडीशंस फॉर द existence of a particular system is known as state of system।
सो एग्जाम्पल है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर as well as the composition of the system. For example, pressure, volume, temperature, and composition of the system. तो इन सब के थ्रू, टेम्परेचर, प्रेशर के थ्रू हम किसी भी सिस्टम का क्या बता सकते हैं, स्टेट बता सकते हैं। इसलिए इनको स्टेट फंक्शंस बोलते हैं या स्टेट वेरिएबल्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें से किसी भी चीज़ को वेरी करते हो, टेम्परेचर को वेरी करते हो, तो सिस्टम का स्टेट चेंज हो जाएगा, है ना। जैसे अभी मेरे पास कोई लिक्विड है 25 डिग्री सेंटीग्रेड में, वाटर है सपोज़, तो अगर मैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड या उसको 120 डिग्री कर देता हूँ तो कंडीशन चेंज हो जाएगी। वो पहले क्या था, लिक्विड था, हो सकता है कि मैंने उसको 120 डिग्री कर दिया तो किस में चेंज हो गई, गैसियस स्टेट में। तो स्टेट चेंज हो गया उसका, जो हमारा सिस्टम है उसका स्टेट क्या हो गया, चेंज हो गया। तो अगर इनको स्टेट वेरिएबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर इनमें से कोई भी पैरामीटर्स को आप कम ज़्यादा करते हो तो जो सिस्टम है उसका स्टेट चेंज हो जाता है ना। जैसे मेरे पास कोई गैस है, उसमें हम प्रेशर अप्लाई किए, बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किए तो गैस किस में चेंज हो गया, लिक्विड में, है ना। तो ये क्या करेंगे, अभी हमने प्रेशर क्योंकि एक स्टेट फंक्शन है तो उसने क्या कर दिया, सिस्टम का स्टेट चेंज कर दिया है। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल्स, क्योंकि इन्हीं की वजह से किसी भी सिस्टम का स्टेट क्या हो सकता है, बदल सकता है। ठीक है। सो जो स्टेट जो फंक्शंस होते हैं ना, ये डिपेंड करते हैं इनिशियल और फाइनल वैल्यूज़ पे। ठीक है। स्टेट फंक्शन किस पर डिपेंड करते हैं, इनिशियल वैल्यूज़ और फाइनल वैल्यूज़। मतलब टेम्परेचर पहले 20, जैसे मैंने एक वाटर लिया है, वाटर मेरा एक सिस्टम है जिसको मैं स्टडी कर रही हूँ, उसमें हमने टेम्परेचर रखा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, नेक्स्ट टेम्परेचर कर दिया 120 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। अब मैंने टेम्परेचर T1 से T2 कर दिया है। तो ये जो टेम्परेचर्स है ना, ये डिपेंड किस पे करते हैं, उसकी इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू पे। ये नहीं देखते कि आपने किस तरीके से गर्म किया, उस पर डिपेंड नहीं करता। आपने टेम्परेचर 25 से 120 कर दिया तो ये लिक्विड से किस में चेंज हो गया, गैस में। अभी आपने टेम्परेचर चेंज किस तरीके से किया है, आपने उसको माइक्रोवेव में रख के गर्म किया है, गैस में रख कर गर्म किया है, किस तरीके से गर्म किया उस पर डिपेंड नहीं करता। किस पर डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे। उनको हम बोलते हैं स्टेट फंक्शंस। फिर एक होते हैं पाथ फंक्शंस। पाथ फंक्शन किस पर डिपेंड करते हैं कि भाई किस तरीके से प्रोसेस हुआ है, कौन से पाथ को फॉलो किया गया है। जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, mgh। ठीक है। यहाँ आपने एक कुछ भी स्टोन था उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दिया तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, बढ़ गया। पहले यहाँ था, अब mgh हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, स्टेट फंक्शन, क्योंकि स्टेट पे डिपेंड करता है। अब पर वर्क, अगर आपने निकाला वर्क, तो वर्क किस पर डिपेंड करेगा कि भाई आपने वो कैसे ले गए। आप उसको सीधा यहाँ से सीढ़ियों से चढ़ के ले गए, या आप उसको लिफ्ट से चढ़ के ले गए, या आप उसको दूसरी सीढ़ी से ले गए जो जिसका पाथ इस तरीके से था। ठीक है। तो आपके लेग को तो ज़्यादा काम करना पड़ा ना। सो वर्क क्या हो जाता है, वर्क हो जाता है पाथ फंक्शन, क्योंकि वो डिपेंड करता है वर्क कि आपने कौन सा पाथ फॉलो किया है। इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे ही डिपेंड नहीं करता। वर्क किस पर डिपेंड करते हैं, कौन सा पाथ लेके पहुँचे हैं। पर पोटेंशियल एनर्जी को कोई मतलब नहीं है कहाँ से गया, उसको किससे मतलब है, हाइट से, कि पहले यहाँ था अब यहाँ पहुँच गया। तो कुछ स्टेट फंक्शंस होते हैं, जैसे पोटेंशियल एनर्जी हो गया, टेम्परेचर, प्रेशर, इंटरनल एनर्जी, ये सब क्या होते हैं, स्टेट फंक्शंस होते हैं। और जो वर्क है, हीट है, दे आर कॉल्ड पाथ फंक्शन। तो इसके बारे में हम लोग अब अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है। अभी तक कोई डाउट है? थैंक यू।